हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सब सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो ये 5वां पार्ट होगा। 4 पार्ट का वीडियो जो है पड़ चुका है, जो आप जो है प्ले स्टोर में जा कर के उसको देख सकते हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में प्रायः मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष जो है प्राप्त हुआ है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है मृतकों का टीला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए है रैमजे मैकडोनाल्ड, बी है विंस्टन चर्चिल, सी है क्लीमेंट एटली, डी है लॉर्ड वेवेल। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब ब्रिटेन में संसद का चुनावी दौर शुरू हुआ तो साम्राज्यवादी विरोधी नीति अपनाते हुए लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ने अपनी पार्टी को जो है भारी बहुमत दिलाया। उन्होंने अपने संसदीय भाषण के दौरान कहा था डोडो की भांति जो है साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भीकाजी कामा, बी है सरोजिनी नायडू, सी है एनी बेसेंट, डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और पहली बार वहाँ भारत के राष्ट्रध्वज को जो है फहराया था। भीकाजी कामा जो है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? ऑप्शन नंबर ए है बीजी तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी है ए जिन्ना ने, सी है सी बोस ने, डी है एनी बेसेंट ने। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोधी की राजनीति का दोष जो है बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंट के रत्नागिरी नामक स्थान पर जो है 23 जुलाई 1956 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 9, बी है भाग 10, सी है भाग 11, डी है भाग 12। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 242 से 243 तक, ठीक है, 243 ही कहिए, अनुच्छेद जो है 243 पंचायती राज के 3 सोपानों का वर्णन है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 जो है संविधान में जोड़ा गया, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की जो है सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने की थी।
और ये किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट है, इन सभी पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है रेगिस्तान, बी है घास का स्थल, सी है पारिस्थितिकी तंत्र, डी है टुंड्रा। तो कौन सा इसमें एक जीवोम नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। जीवोम एक बृहद प्राकृतिक परितंत्र है जिसमें पौधे और जानवरों के समुदाय जो है शामिल होते हैं, और यहाँ पर सभी जीव जंतु में न्यूनतम समान विशेषताएं होती हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये जीवोम नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है उत्तराखंड, सी है राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल जो है 490 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1987 में दुधवा नेशनल पार्क करतनिया घाट और किशनपुर पशु विहार जो है को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया था। तो उतना जानकारी जरूरी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में कभी कभी पूछ देता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी में है, या तो कभी प्रदेश नहीं देगा, ये लखीमपुर खीरी जिला ही दे देगा। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है। ऑप्शन नंबर ए है 2.2, ऑप्शन नंबर बी है 3.2, सी है 4.2, डी है 4.5। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2.2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1911, बी है 1921, सी है 1951, डी है 1991। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। जनगणना वर्ष 1921 को भारत में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है, क्योंकि 1911 से लेकर 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है ऋणात्मक हो गई थी। ठीक है, इसलिए जो है महाविभाजन वर्ष के रूप में से माना जाता है उस जनगणना को, 1921 वाले दशक वाले जनगणना को। अगला प्रश्न, SRI विधि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं से, बी है कपास से, सी है सरसों से, डी है धान से। SRI विधि संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धान से। SRI विधि की खोज जो है मेडागास्कर के पादरी हेनरी डी लॉनिन, जो मूलतः फ्रांस के थे, उन्होंने ही की थी। यह धान की कृषि से जो है संबंधित है। इसे श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। SRI को इसे श्री विधि के नाम से भी जाना जाता है, और यह धान की कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है क्षय रोग, बी है टिटनेस, सी है खसरा, डी है हैजा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खसरा। प्रतिजैविक एक प्रकार का पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को जो है रोकता है।
जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे क्षय रोग, टिटनेस, हैजा आदि के उपचार के लिए जो है प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, रेडियो, कार्ल लेंज, बैरोमीटर, ई टारिसेली, डी है डायनेमो, माइकल फैराडे। तो इसके आविष्कारक एक तरफ दिए हैं, तो बताना है इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। ठीक है, रेडियो का जो आविष्कार किया था वो कार्ल बेज नहीं बल्कि कौन किया था? ये मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज सही है, बैरोमीटर का ई टारिसेली सही है, डायनेमो का माइकल फैराडे सही है और रेडियो का जो है वो मार्कोनी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संचार उपग्रह सदैव अपनी, ऑप्शन नंबर ए है, अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं रहते हैं, बी स्थिर रहते हैं, सी भू स्थिर रहते हैं, डी अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भू स्थिर रहते हैं। संचार उपग्रह जो होते हैं वो सदैव भू स्थिर रहते हैं। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, भू स्थिर उपग्रह उसे ही कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, बी है जर्मेनियम, सी है चांदी, डी है लोहा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लीलावती के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए है महावीराचार्य, बी है हेमचंद्राचार्य, सी है भास्कराचार्य, डी है कालकाचार्य। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा भास्कराचार्य। ठीक है, लीलावती की लेखक जो है भास्कराचार्य है। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, ये जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री भी थे। लीलावती की भी उन्होंने रचना की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लीलावती जो है ये गणित विषय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गणित विषय का ग्रंथ है, गणित ग्रंथ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि लीलावती कैसा ग्रंथ है, तो ये गणित पर आधारित एक ग्रंथ है। इसके लेखक जो है भास्कराचार्य हैं, जो बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, बी है मक्का, सी है अरहर, डी है चाय। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाय उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत जो है चाय, काफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ट, धतूरा, भांग, सुपारी, ये जो है उद्दीपक फसल में आते हैं। जबकि गेहूं रबी की तथा मक्का व अरहर जो है ये खरीफ की फसलें हैं। उद्दीपक की फसलें में जैसे चाय हो गया, काफ़ी, तंबाकू, अफीम, पोस्ट, धतूरा, भांग, सुपारी, ये सब जो है उद्दीपक फसल के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की शिक्षा से, बी है बच्चों की टीकाकरण से, सी है सामाजिक उत्थान से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के टीकाकरण से। 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की जो है शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है।
इसके तहत वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। अभियान के तहत डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, पोलियो, टीबी और टिटनेस के टीके जो है लगाए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2020 तक जो है इसका मानक टाइम समय जो है तय किया गया था, जो अब पूरा होने वाला है। इससे जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कपड़ों को नील लगाया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यह कपड़े जल्दी गंदे नहीं होने देता। बी है सूर्य के प्रकाश में यह चमकता है जो कपड़े को चमक देता है। सी है यह कपड़े के रंग को नीला बनाता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका रंग पीले का पूरक है इसलिए यह सफ़ेदी उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नीला एक रंजक है। यह सफ़ेद सूती कपड़ों में पीलेपन से निजात पाने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक फोटान है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम। बी है पदार्थ का एक क्वांटम। सी है एक धनात्मक आवेशित कण। डी है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए एक यंत्र। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोटान एक प्रकार का प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है। भौतिकी में फोटान या प्रकाशाणु प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मूलभूत कण को कहा जाता है। फोटान का द्रव्यमान जो है शून्य होता है। फोटान का द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। इसको भी याद रखिएगा, फोटान का द्रव्यमान जो है कितना होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न, समस्थानिक रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समान परमाणु क्रमांक। बी है समान द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक। सी है समान आवोगाद्रो संख्या, समान द्रव्यमान संख्या। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान परमाणु क्रमांक। समस्थानिक जो है समान परमाणु जो है क्रमांक रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोविंद सागर जलाशय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब में। बी है हरियाणा में। सी है उत्तर प्रदेश में। डी है हिमाचल प्रदेश में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर जलाशय जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है असम। बी है उत्तराखंड। सी है सिक्किम। डी है जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पे स्थित है ये? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से जो है लगभग 4508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में जो है खुलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है डेन्यूब। बी है म्यूरेस। सी है राइन। डी है लोआर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब। डेन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर काला सागर में गिरती है। डेन्यूब 4 यूरोपीय देशों के राजधानी शहरों वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट एवं बेलग्रेड में से जो है प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम स्तर। बी है ब्लॉक स्तर। सी है तहसील स्तर। डी है जिला स्तर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तहसील स्तर। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी जो है सिफारिश प्रस्तुत की।
जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिफारिश की। इसके अनुसार जो है 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं ग्राम स्तर पर। जो तहसील स्तर है ये गलत है। अगला प्रश्न, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी निहित है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति में, बी है उच्चतम न्यायालय में, सी है संसद में, डी है राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसद में। संविधान के अनुच्छेद 151(1), ठीक है, 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। ठीक है, अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है संसद की है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे 25 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 25 प्रश्नों के साथ, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और सभी प्रश्न जितने भी पार्ट इसमें डाले गए हैं सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन का 5 पार्ट वीडियो पढ़ चुका है, 4 जो है प्ले स्टोर में है, उसको जा करके आप लोग देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।